नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। मैं लेकर के आया हूं अभ्यास प्रश्न टॉप 10 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से हमेशा पूछे ही जाते हैं, कई बार पूछे गए। चाहे आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की या फिर एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, हमेशा ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमेशा इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जो क्वेश्चन है इसमें पहले जब वीडियो डाला था इसके पहले मैंने जो पर्यावरण शिक्षण की जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं, प्रविधियाँ हैं, पर्यावरण शिक्षण के जो तरीके हैं बहुत से, उन तरीकों के बारे में जो वीडियो है उन पर जो आधारित प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक वो सब प्रश्न इसमें दिए हैं। 10 क्वेश्चन है, यदि 10 क्वेश्चन में से आपके 10 सही होते कि आई एम श्योर कि आपके इसमें से 100% नंबर आएंगे ही आएंगे, और एक क्वेश्चन इसमें रखा ही होता है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपके 10 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही होता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो हमेशा पूछे ही जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है। ऐसी कौन सी विधि है जो कि विद्यार्थियों में क्या करती है, अभिप्रेरक का काम करती है। अभिप्रेरक एक प्रकार से मोटिवेशन का काम करती है। तो कौन सी विधि है, दत्तिकार विधि है या फिर एजुसेट विधि है, भ्रमण विधि है, कहानी विधि है। ये सब विधियों के बारे में बता चुका हूँ। इसके और आगे कुछ और विधियां हैं जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसी के आगे विधियों के ऊपर कौन कौन सी विधियां हैं शिक्षण की। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसके सही उत्तर की बात करूँ तो यदि दत्तकार विधि की बात करें तो ये एक ऐसी विधि है जो कि अभिप्रेरक का काम करती है कि यदि किसी बालक को दत्तकार मतलब असाइनमेंट बनाने के लिए दे दिया जाए तो वो घर में जा करके करता है, और उसको करने के लिए वो स्वयं मूल्यांकन भी करता है, देखता है कि कैसे सही किया गया है। तो उसके मन में क्या है, स्वयं अभिप्रेरक प्रेरणा मिलती है उसको उस कार्य करने से। यदि एक बार कार्य सही हो गया तो फिर बाद में उसके मन में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, और जो विकास होता है उसका पॉजिटिव का जो विकास होता है, आत्मविश्वास होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो कौन सा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन चुनना है। कुछ कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन चुनना है। अच्छा दत्तकार विद्यार्थी में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। दूसरा है, अच्छे दत्तकार को करने के लिए शिक्षक का निर्देश आवश्यक नहीं होता है। तीसरा, अच्छा दत्तकार प्रेरणादायक होना चाहिए। और चौथा है, दत्तकार सरल से जटिल की ओर शिक्षण के सूत्र पर आधारित होना चाहिए। ये सब सूत्र आपको पता है, पहले भी आप चर्चा कर चुके हैं, गणित शिक्षा शास्त्र में चर्चा कर चुके हैं इसकी, और पर्यावरण शिक्षा शास्त्र में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो शिक्षण सूत्र होते हैं। और साथ ही साथ में हिंदी संस्कृत का जो शिक्षा शास्त्र है उसमें भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये सूत्र तो आपको पता होना चाहिए कि जो सरल से जटिल शिक्षण सूत्र होता है क्या होता है, वो ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको सरल चीज़ बताई जाएगी, उसके बाद कठिन चीज़ बताई जाएगी, मतलब जटिल चीज़ बताई जाएगी, जटिल कार्य बताया जाएगा, जटिल शिक्षण करवाया जाएगा। तो ये तो होना ही चाहिए, कोई सा भी शिक्षण करवा इसी पर आधारित होता है। तो दत्तकार में ये होता है, इसमें कथन छांटना है, जो वो कौन सा असत्य देखना है। ठीक है, अच्छा दत्तकार प्रेरणादायक होना चाहिए। अभी इसके पहले वाला प्रश्न जो आपने देखा उसमें ही बताया गया है कि एक अच्छा दत्तकार जो हो, एक कौन सा दत्तकार जो कौन सी विशेषता होती है जो कि प्रेरणादायक होता है, कौन सी विधि होती है, तो होता है कौन सा दत्तकार, असाइनमेंट जिसको बोलते हैं। तो दत्तकार प्रेरणादायक भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। और एक जो है पहला, अच्छा दत्तकार विद्यार्थी में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। एक ऐसा दत्तकार जो कि विद्यार्थी में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यदि किसी भी विद्यार्थी के मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा ही नहीं है पढ़ने के प्रति या फिर कुछ सीखने के प्रति, कुछ करने के प्रति, तो सीखेगा कैसे। तो ये भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी है, अच्छे दत्तकार को करने के लिए शिक्षक का निर्देशन आवश्यक नहीं है। दोस्तों ऐसा कब हो सकता है कि जब शिक्षक का निर्देशन आवश्यक ना हो। चाहे आप बालक को कोई खेल खिलाएं, कहानी करें, कोई दत्तकार दें, किसी भी प्रकार की कोई सी भी एक्टिविटी करें, उसमें मोस्टली ये होता है कुछ ऐसे एक्टिविटी होती है जिसमें शिक्षक कुछ नहीं करता, सिर्फ देखता है, ऑब्जर्व करता है। बाकी हर एक उसमें किसी किसी में विधि में जो शिक्षक होता है वो एक मार्गदर्शक का काम करता है, लेकिन हर एक प्रकार से एक न एक प्रकार से निर्देश तो देता ही है। यदि मार्गदर्शन करता है, रास्ता तो दिखाता ही है। तो इसका सही एक इसमें क्या बोल रहा है कि आवश्यक नहीं है, जबकि हर एक शिक्षण विधि में शिक्षक आवश्यक होता है, उसके निर्देशन जो होते हैं वो भी आवश्यक होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, प्रश्न की दृष्टि से असत्य छांटना, तो अच्छे दत्तकार को रोक करने के लिए शिक्षक का निर्देशन आवश्यक नहीं है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें असत्य छांटना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में एजुसेट शिक्षा प्रणाली, एजुकेट शिक्षा प्रणाली जो है, एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है।
देखो फिलहाल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो शुरुआत होता है उसी की बात की जाती है यहाँ पर। तो किस राज्य में सबसे पहले एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है? पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसके बीच एजुसेट जो होती है, एजुसेट प्रणाली एक प्रकार की ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सैटेलाइट के माध्यम से सीधे क्लास में आपको प्रसारित किया जाता है। जो भी क्लास होती है, कक्षा ऑनलाइन आपको चलाई जाती है सैटेलाइट के माध्यम से, उसको बोलते हैं एजुसेट शिक्षा प्रणाली। ये सबसे पहले कहाँ शुरुआत की गई थी? फिलहाल में इसको हरियाणा राज्य में बताया गया है। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या? हरियाणा। दोस्तों इस ये जो प्रश्न है सबके सब प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, सीटेट में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और यूपी टेट ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान देना है, इसलिए मैं क्वेश्चन जो दिए हैं टॉप क्वेश्चन, ताकि इसमें से यदि प्रश्न आए तो आपको कभी कंफ्यूजन ना हो कि सही उत्तर क्या है इसका। तो इसका उत्तर आपको सही होना जरूरी है। और शिक्षा शास्त्र में जितना ज़्यादा आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे वो भी जरूरी है। और कॉन्सेप्चुअली यदि आप करेंगे तो जो भी जीवन से संबंधित होता है वही फैक्ट ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कौन सा एक विश्लेषण विधि की विशेषता को नहीं दर्शाता? कौन सा एक कथन है जो कि विश्लेषण विधि की विशेषता को नहीं दर्शाता? इसके पहले विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन और निगमन चारों विधियों के बारे में बता चुका हूं। अब कौन सी विशेषता है जो कि विश्लेषण विधि को नहीं दर्शाता? पहला क्या है? विश्लेषण विधि एक क्रियाशील विधि मानी जाती है। और बी है, इसी विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान ही अस्थायी होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। सी है, इस विधि में छात्र धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करते हैं। और डी है, खोज करने हेतु प्रभावशाली विधि मानी जाती है। जो विश्लेषण विधि है वो खोज करने के लिए प्रभावशाली मानी जाती है। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? देखो, जो विश्लेषण विधि है उसकी विशेषता में क्या बताया था, ये विधि जो है इसमें क्रियाशील, जो बालक होते हैं खोज करते हैं किसी चीज की, उसमें बिजी रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं, तो क्रियाशील रहेगी। ठीक है, इसमें पूछा है नहीं दर्शाता, तो आपको सही पॉजिटिव पॉजिटिव अलग कर दो, जो नहीं दर्शाता उसको टिक कर दो। इस विधि द्वारा ज्ञान अस्थायी होता है। जब बालक स्वयं खोजेंगे, उस कार्य को करेंगे, तो ज्ञान अस्थायी की जगह क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए, अस्थायी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाए। लेकिन इसके अन्य ऑप्शन भी आप देख लीजिए। इस विधि में छात्र धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करते हैं। ध्यान, जो छात्र हैं वो ज्ञान धीरे धीरे अर्जित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्वयं खोजते हैं। यदि शिक्षक होगा फटाक से बता देगा उत्तर, उसको उसका जो फैक्ट हो वो जल्दी बता देगा। लेकिन यदि छात्र को स्वयं उसका आंसर पता करना है तो वो सबसे पहले उसको सोचेगा, उसकी विधियां सोचेगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, एक आध दो बार गलती करेगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा? अर्जित करेगा ज्ञान। बहुत जल्दी नहीं कर सकता। और फिर जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा? स्थायी होगा, अस्थायी नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धीरे धीरे कुछ सीखता है तो स्थायी रूप से सीखता है। यदि कोई सोचे कि एक बुक है उसको 5 दिन में ख़त्म करना है, 5 दिन में पढ़ना है उसको, तो वो पढ़ तो लेगा, लेकिन वो ज्ञान जो होगा वो अस्थायी रहेगा, स्थायी नहीं रहेगा। लेकिन यदि उसी बुक को, जो भी चैप्टर उसको पढ़ना है, वो प्रैक्टिकली रूप से सोचेगा, समझेगा और फिर उस पर अमल करेगा, तो वो ज्ञान क्या होगा? स्थायी होगा। तो ज्ञान धीरे धीरे अर्जित करेगा। ठीक है, समय अधिक लगेगा, श्रम अधिक लगेगा, लेकिन वो ज्ञान जो होगा वो स्थायी होगा। खोज करने हेतु प्रभावशाली विधि मानी जाती है। स्वाभाविक सी बात है, जब इसमें खोज विधि, विश्लेषण विधि एक प्रकार से खोज विधि है, इसका दूसरा नाम खोज विधि भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रभावशाली होगी। क्यों? क्योंकि बालक को इसमें स्वयं खोजने का अवसर दिया जाता है। विशेष ध्यान देना, स्वयं खोजने का अवसर दिया जाता है। कहाँ पर? विश्लेषण विधि में। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 20 का सही हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा था कि विश्लेषण विधि की विशेषता नहीं दर्शाता, तो है बी कि अस्थायी की जगह क्या होगा? स्थायी ज्ञान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब में पहले आपको जो चीज ज्ञात है उसके बाद में अज्ञात चीज उसमें निकालनी होती है। किस विधि की बात कर रहे हैं? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। तो दोस्तों दो ऑप्शन तो आप यहाँ पर डिक्लेयर अलग ही कर सकते हैं, आगमन विधि और निगमन विधि, क्योंकि इसमें जो होता है आगमन सबसे उदाहरण, निगमन सबसे पहले नियम होते हैं। ठीक है, अब आपके दो ऑप्शन विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण और संश्लेषण, सबसे पहले विश्लेषण देख लो। विश्लेषण विधि जो होती है इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो चीज़ आपको दिख रही होती है उसके आधार पर उसमें से निकाला जाता है जो भी ज्ञान होता है। जो छोटी छोटी चीज़ें आपको सबसे पहले बताई जाती हैं बेसिक से, मतलब सबसे पहले जो आपको ज्ञात होता है वही बताया जाता है। उसके बाद में संश्लेषण विधि देख लो। संश्लेषण विधि जो होती है इस पे जो
सूत्र होते हैं, शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें यदि आपने नहीं देखा तो हो सकता है समझ में ना आए। बाकी बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था कौन कौन सा होगा इसमें। ये जो विधि होती है, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, इनके बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इनको सोचने समझ में कि कैसे इसमें पता करें कि कौन सा नियम इसमें लागू हुआ है, किस नियम पर चलता है जी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका होगा कौन सा सही होगा, 5 का जो होगा बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि में क्या होता है, संश्लेषण विधि जो होती है ये एक प्रकार से जो भी बालक होते हैं, मंद बुद्धि के ही बालक होते हैं या फिर स्लो लर्निंग करने वाले, धीरे धीरे सीखने वाले, उस प्रकार के जो बालक होते हैं, जो वैज्ञानिक विधि जो कही जाती है वो है संश्लेषण विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। तो संश्लेषण विधि में सबसे पहले आपको वो सिखाया जाता है जो ज्ञात हो, जो आपको ज्ञात हो वो पहले सिखाया जाता है, उसके बाद में अज्ञात चीज सिखाई जाती है। एक प्रकार से पहले आपको उदाहरण दे दिया जाता है, उसके बाद में नियम बताए जाते हैं। जैसे आगमन विधि में होता सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से संश्लेषण विधि में है। देखो संश्लेषण विधि एक प्रकार से आगमन विधि जैसी होती है, विश्लेषण विधि एक प्रकार से निगमन विधि जैसी होती है। तो यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की बात चले तो संश्लेषण विधि है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चले तो वो कौन सी होगी, विश्लेषण विधि होगी। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। आगमन विधि से बालकों में आत्मविश्वास पैदा होता है। छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आगमन विधि से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों आगमन विधि और निगमन विधि आप दोनों देख चुके हैं। यदि इसमें सबसे पहले प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है या नहीं, तो जो आगमन विधि है वो प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयोगी है और निगमन विधि जो है वो उच्च स्तर पर अधिक उपयोगी है। तो ये एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। दूसरा इस प्रकार से दिए होते हैं, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, उसके बारे में आपको फैक्ट बताने होते हैं, सही है या गलत है। तो इसमें पूछा सही कथन कौन कौन से हैं। तो पहला जो कथन है, आगमन विधि बालकों में आत्मविश्वास पैदा करती है। आगमन विधि में सबसे पहले आपको उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद में उसकी विशेषताएं, उसके जो फैक्ट होते हैं, उसके जो गहनता जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है। सबसे पहले आत्मविश्वास, स्वाभाविक सी बात है कि जब उसमें बालकों को सबसे पहले उदाहरण दिया जाएगा, बालक समझ जाएगा, उसके बाद में उसके नियम बताया तो आत्मविश्वास तो होगा ही, तो आत्मविश्वास होता है। छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि अधिक उपयुक्त होती है। जो आगमन विधि होती है वो छोटे से छोटे बालक के लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष रूप से देना, यदि आपको पेन के बारे में बताना है तो सबसे पहले आपको उसको पेन दिखाएंगे, रिफिल दिखाएंगे, उसका ढक्कन है, बुक है, जो प्रत्यक्ष चीज़ होती है वो दिखाई जाती है, मतलब पहले उसको उदाहरण दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, उपयुक्त मानी जाती है। कब के लिए, छोटी कक्षा मतलब प्राथमिक स्तर के लिए। आगमन विधि से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना उत्पन्न होती है। जो आपकी आगमन विधि है उसमें बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही भी है जी आगमन विधि, मैंने पहले ही बताया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है, किस विधि में सर्वप्रथम छात्रों को नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सबसे पहले छात्रों को नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो 2 विधि हैं, एक में मैंने बताया था कि आ है, आज से क्या होगा, उदाहरण होगा, नी से क्या होगा, नियम होगा। ठीक है, आज से उदाहरण और नी से नियम होगा। ठीक है, तो ये तो विधि का शॉर्ट ट्रिक्स ही बताई थी, ये कॉन्सेप्ट था जो कि आपको याद करना है। तो यहाँ पर क्या हो, सबसे पहले नियम बताया, तो सबसे पहले नियम, नी से क्या हो जाएगा, निगमन हो जाएगा। नी से निगमन और नियम 2 चीज होती है, तो यहाँ कौन सी, निगमन विधि हो जाएगी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगमन हो जाएगा, आगमन नहीं होगा। आगमन में सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है। ठीक है, और संश्लेषण विधि अभी देख लिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और विश्लेषण विधि जो है वो कौन सी है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे पहले नियम कहाँ पर दिया जाते हैं, निगमन विधि में, उदाहरण कहाँ पर दिया जाते हैं, आगमन विधि में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में, बालकों को जितना संभव हो बताया ना जाए बल्कि उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। शायद अभी इसका वीडियो जो है मैंने अभी इस विधि के बारे में बताया नहीं है, बहुत ही जल्द इसका चैप्टर भी कंप्लीट करवा दूंगा। फिर भी ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, क्योंकि अपन पहले से तैयारी करते आ रहे हैं शिक्षा शास्त्र की। बालकों को जितना संभव हो बताया ना जाए बल्कि उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये कथन किसका है, और इसके ऊपर जो विधि की रचना की गई है वो भी जरूरी है। तो ये कथन किसका है, स्पेंसर्स का है। किसका है, स्पेंसर्स का है। मैंने इसलिए सीधे उत्तर बता दिया आपको, क्योंकि अभी जो इस विधि के बारे में मैंने बताया नहीं। किसका है, स्पेंसर्स का है।
ठीक है, आपको याद रखना है कि ये कथन जो है किसने कहा है, बालकों को जितना संभव हो बताया ना जाए बल्कि उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यह कथन है स्पेंसर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक, जो अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि होती है, कौन सी विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादक सर्वप्रथम किसने किया था। जो इसके पहले वाला प्रश्न था कि बालक को बताया ना जाए, जितना संभव हो उसको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उस पर आधारित ही जो है ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किया है। सबसे पहले किसने किया है, देखो स्पेंसर्स ने तो वो कथन कहा था, ठीक है, तो इसको तो आप अलग कर दो ऑप्शन को। अब ऑप्शन में है आर्मस्ट्रांग, स्किनर, स्पिनर, स्पिनर लिख गया यहाँ पर, स्किनर होना चाहिए था, कैसा, स्किनर होना चाहिए, ठीक है, स्किनर है यहाँ पर सही शब्द जो होता है, स्किनर होता है, स्पिनर नहीं होता है। स्पिनर जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तब सब यूज होता है स्पिनर, ठीक है, तो यहाँ पर स्किनर है, स्पेंसर या फिर लैंडन। तो ये जो विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया है, वो किया है आर्मस्ट्रांग ने। और ह्यूरिस्टिक विधि को एक प्रकार से खोज विधि, मैंने बताया था अन्वेषण विधि जो होती है उसको खोज विधि भी कहते हैं, तो अन्वेषण विधि को खोज विधि भी कहते हैं। और खोज कौन करेगा, जिसकी आर्म क्या होगी, मजबूत होगी। ये आपको याद रखना ट्रिक है इसके लिए कि जो आपकी ह्यूरिस्टिक विधि है, हल कौन चलाएगा, जिसकी आर्म मजबूत होगी। जो कि किसान को आपने देखा होगा, किसान की बहुत आर्म जो होती है, वो जो भुजा होती है बहुत मजबूत होती है, क्यों, क्योंकि वो हल चला सकता है, हल चलाता है, इसलिए उसकी भुजा मजबूत होती है। अब कोई खोज क्यों करेगा, जब खोज करेगा कोई तो कैसे कर पाएगा, जिसके हाथ पैर बहुत ही कमजोर हो, जिसकी भुजाएं क्या होगी, बहुत कमजोर होगी, वो तो खोज नहीं कर पाएगा। खोज कौन करेगा, अन्वेषण कौन करेगा, जिसकी क्या होगी, आर्म बहुत स्ट्रांग होगी। तो आर्म स्ट्रांग ने क्या की थी, ह्यूरिस्टिक विधि को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। तो आर्म स्ट्रांग ने विधि को प्रतिपादित किया था, लेकिन एक जो अभी सेंटेंस देखा था ना आपने, इसके ऊपर वाले प्रश्न में सेंटेंस देखा था कि बालक को जितना संभव हो बताया न जाए बल्कि उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो खोजने के लिए प्रोत्साहित किए जाने वाले जो कथन है ये स्पेंसर का है। वो आर्मस्ट्रांग की जो ह्यूरिस्टिक विधि है वो आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले प्रतिपादित की थी। तो इसका सही उत्तर 9वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9वें का सही उत्तर हो जाएगा ए, आर्मस्ट्रांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन को चुनना है आपको। असत्य कथन कौन सा होगा, ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका केवल मार्गदर्शक की होती है। दोस्तों जब आप किसी बालक को खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो आप सिर्फ उसको मार्ग बताएंगे, पूरा निष्कर्ष नहीं निकाल देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो ऑप्शन सही होना चाहिए, सत्य कथन। असत्य कथन छांटने को बोला इसमें, तो जिस कथन क्या है, सत्य है। प्राथमिक स्तर के लिए ह्यूरिस्टिक विधि अधिक उपयुक्त नहीं मानी जाती है। क्या ऐसा होता है, कक्षा में ही बालकों को बुनियादी शिक्षा दी जा सकती है। कक्षा में ही, दोस्तों में ही बालकों को बुनियादी शिक्षा दी जा सकती है। ह्यूरिस्टिक विधि पाठ्यपुस्तक को बोधगम्य तथा सरल बना देती है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें ज़रूरी होता है कि आपको समझना होता है कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से समझा जाए। तो इसमें जो प्रश्न है असत्य कथन छांटना है। जो खोज विधि है, जो प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं, 1ली से 5वीं तक के, वो बालक खोज करेंगे तो उनके निष्कर्ष गलत ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन जब उच्च स्तर की बात करें तो इसलिए जब प्राथमिक स्तर के लिए बात कही गई, प्राथमिक स्तर के लिए ह्यूरिस्टिक विधि अधिक उपयुक्त नहीं होगी। कब के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चौथा है, पाठ्यपुस्तक को बोधगम्य तथा सरल बनाती है, ये भी सही है। यहाँ पर जो उत्तर होगा कौन सा सही नहीं होना चाहिए, बुनियादी शिक्षा, कक्षा में ही बालकों को बुनियादी शिक्षा दी जाती, क्या सिर्फ कक्षा में ही बालकों को बुनियादी शिक्षा दी जा सकती है और कहीं नहीं दी जा सकती है क्या। तो 10वें का सही उत्तर होना चाहिए तीसरा। बुनियादी शिक्षा जरूरी नहीं कि सिर्फ कक्षा में ही दी जाए, अलग जगह भी दी जा सकती, खेत में दी जा सकती, गार्डन में दी जा सकती, भ्रमण में दी जा सकती, कहानी के माध्यम से दी जा सकती है, घर परिवार में दी जा सकती है। जो बुनियादी शिक्षा होती है, बेसिक शिक्षा जो होती है, वो आप कहीं पर भी बालक को दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ स्कूल में ही दी जाए। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा, सी होगा। जे क्या है इस प्रश्न की दृष्टि से ऑप्शन सही है। बाकी ये सत्य क्या है, असत्य कथन छांटना था, इसलिए असत्य जे है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।